नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, बात संसद की, बात नेताओं की और बात आपके कल्याण की। लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की। बात बोलेगी में जन्नत में लोकतंत्र की। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत का जश्न मनाते हुए बम्पर मतदान किया। शाम 5 बजे तक 58.19% से ज्यादा वोटिंग हुई। वोटिंग का यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। सबसे ज्यादा 77% मतदान किश्तवाड़ में हुआ। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम बदलाव चाहती है। आवाम अब पत्थरबाजी छोड़कर विकास की रफ्तार पकड़ने को बेताब है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस जश्न में सभी राजनीतिक दल शामिल है। साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नारा भी साकार हो रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटें जीती, तो बीजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार बनाई। 2014 में ही देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए रणनीति तैयार की। आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने के लिए खास प्लान बनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए ग्राउंड पर भेजा। अजीत डोभाल ने जमीन पर जाकर कश्मीर की आवाम से मुलाकात कर वो भरोसा जीता, क्योंकि पहले किसी भी सरकार ने कश्मीर के लोगों से इस तरह बात नहीं की, उन्हें विश्वास में नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी की सोच का ही परिणाम है कि आज कश्मीर घाटी में आतंकवाद और आतंकवाद का झंडा पकड़ने के लिए भी कोई मौजूद नहीं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अब कश्मीर वाला आतंकी प्लान जम्मू में एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही जम्मू में भी आतंकियों का वही हश्र होगा जो कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग देख पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका भी परेशान होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, वहां की आवाम बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में इस नए बदलाव पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में बम्पर मतदान, भारतीय लोकतंत्र महान। मोदी ने लिखी पटकथा, बदल गई विचारधारा। जम्मू कश्मीर में चुनाव, पाकिस्तान में तनाव। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे, और ये मोदी की गारंटी है। सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने की बात हकीकत बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज के मतदान ने यह बता दिया। वोटिंग सेंटर्स पर ये लंबी लंबी लाइनें बता रही हैं कि घाटी में जनता बदलाव को बेकरार है। जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व का जश्न मना रही है। कश्मीर की आवाम ने बेखौफ होकर मतदान किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यही विकास की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी आवाम को दी है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 24 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। ये जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव का संकेत है। 10 साल पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिमाग में जो छवि उभरती थी वो पत्थरबाजी, अलगाववाद, मुठभेड़ की। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले फेज में लोगों ने बता दिया कि कश्मीर के लोग अब विकास के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे
उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। 10 सालों के बाद ये मौका मिला है अब आपको। 2014 में आपने विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला था, अब 2024 में इन 10 सालों में क्या बदला है जम्मू कश्मीर के अंदर आपको लग रहा है? अमन के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो गया है। अब हम वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, मतलब जिससे हमारा आगे का फ्यूचर बन जाए। घाटी में अलगाववादी हमेशा ही लोकतंत्र का विरोध करते रहे हैं। कश्मीर के चुनाव में हमेशा बुलेट का बोलबाला रहा है। बम धमाके, आतंकी हमले जम्मू कश्मीर चुनाव की पहचान रही है। लेकिन अब लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और ये बदलाव जम्मू कश्मीर के लिए शुभ संकेत है। जम्मू कश्मीर में आखिरकार 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान आज संपन्न हुआ और करीबन 65% के आसपास में मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। इस बार मतदान करवाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि अगर इस मतदान के दौरान कोई आतंकी साजिश रचने की कोशिश हो तो उसे तुरंत विफल बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में ये 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव होगा जो जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान जो है वो शांतिप्रिय तरीके के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर बरसों से आतंक का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने अपने मंसूबों से घाटी में नापाक साजिशें रची, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने पूरी रणनीति के साथ आतंकी आकाओं को घुटने पर ला दिया। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास मजबूत सरकार ही दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आपने देखा कि किस तरीके से बम्पर मतदान हुआ है और अभी और आंकड़े आने बाकी हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। निर्मल सिंह साहब पूर्व डिप्टी सीएम हैं जो कि हमारे साथ हैं। फारूक इनकलाबी पीडीपी के नेता हैं। संदीप वजीर हैं। उसके अलावा रमन सैनी हमारे साथ रहेंगे और रुचिका अग्रवाल भी हैं। पहले हम सीधे चलते हैं निर्मल सिंह साहब के पास और बात करते हैं। निर्मल सिंह साहब, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। सर ये बताइए मुझे, निर्मल सिंह साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ, बीच में आवाज कट रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी जी, बोलिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है और जिस बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी या सरकार या प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर को जो है स्वर्ग या जन्नत बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि अब वो सपना साकार होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जैसे आप कह रहे थे बम्पर वोटिंग हुई है और पिछले लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा जो है वोटिंग होगी। ये पहले फेज का चुनाव था, अभी दूसरे में देखिए और तीसरे में आप जब देखेंगे तो बहुत ज्यादा वोटिंग होगी और जम्मू कश्मीर के लोग बड़ा उत्साह के साथ बिना खौफ वोट डाल रहे हैं। मैं पिछले कल चरारे शरीफ में था, वहां टाउन में था। उसके पहले दिन मैं कोकरनाग में लारनू तहसील है वहां पर था। जिस तरीके से हम इंटीरियर में देखा, लोग हैं बिल्कुल खुश हैं, अपनी पार्टियों को जो है और झंडे लेके वो घूम रहे हैं। लोकतंत्र का ये जो जश्न है, ये भारत के जो संविधान है उसकी जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। और हमारे जो विरोधी थे, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसने जो एक यहाँ पर डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश की और जब उसकी बात नहीं मानी गई तो जिहादी उग्रवाद के तौर पर उन्होंने जहां 50,000 लाशें जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, आज लोग जो हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। नौजवान चाहते हैं कि जहां हमें नौकरियां मिले। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है हर प्रकार का, यहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और भी कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन निर्मल सिंह जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 2024 का अगर लोकसभा के परिणाम अगर हम देखें तो वो तो बहुत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे।
तो हम ये विधानसभा में कैसे उम्मीद करें कि नहीं आपके पक्ष में जो है बहुत अच्छा परिणाम आएगा? क्योंकि मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की है। सीटों के बंटवारे में भी हमने देखा कि बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन आपने उसको सेटल करने की कोशिश की। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से आप लोग भविष्य देख रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को आप परास्त करना चाहते हैं, क्या अपने मंसूबे में सफल रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहेंगे। देखिए, लोकसभा में हमने 2 सीटें लड़ी थी और दोनों सीटें 1.5 लाख के ज्यादा मार्जिन से हम जीती थी। और इस बार हम 72 सीट्स पर लड़ रहे हैं। जम्मू में 43 सीटें हैं, 43 से 43 पर लड़ रहे हैं। कश्मीर में 19 सीट्स पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने वही सीटें हमने चयन किया है, यहां पर हम जीत सकते हैं। यहां जो है कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी है। और अब देखें कि इसके नतीजे जब आएंगे, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं श्रीनगर में, यहां मैं बैठा हूं सर्किट हाउस में, इसके साथ वाली ग्राउंड में आएंगे। इतना ज्यादा उत्साह है कश्मीर के लोगों में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हैं, अब आ रहे हैं 2024 में। तो आप देखेंगे कि एक तो भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी। और बौखलाहट जो है अपोजिशन में आपने देखा होगा, उमर अब्दुल्ला को टोपी निकाल के भीख मांगनी पड़ रही है। लोकसभा में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हारे हैं। और जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, देखिए एक नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर में उभर रही है। यहां पंचायत के इलेक्शन, बीडीसी के इलेक्शन, डीडीसी के इलेक्शन नहीं होते थे, क्योंकि 3 परिवार ही उन्होंने कब्जा करके रखा था। अभी आपने देखा हो कि बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो जहां पर डीडीसी के चेयरमैन, डीडीसी के मेंबर्स बन के आए थे, पंचायत में बन के आए थे, वो लड़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र पनप रहा है। निर्मल सिंह जी, मैंने राजनीति में एक चीज देखी कि न यहाँ पे कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है। और मैंने ये भी देखा कि जब राजनीति में जिस तरह की जरूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टीज उस तरीके से अपना मिजाज बदल लेती हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से पीडीपी के साथ आपका गठबंधन हुआ था। मुझे ये बताइए कि क्या भविष्य में राजनीति के लिए दूसरे लोगों के लिए रास्ते खुले हैं? क्या अगर आपको लगता है कि नहीं, बाकी जो दल चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप उनके साथ गठबंधन भी कर सकते हैं? निर्मल सिंह जी, देखिए अभी वो प्रश्न पैदा नहीं होता। हमारे माननीय गृह मंत्री जी जब जम्मू आए तो उनको मीडिया, जब उन्होंने संकल्प पत्र को जारी किया तो यही प्रश्न मीडिया वालों ने उनसे किया। तो उन्होंने एक स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा 3 परिवार जो फैमिली पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इनसे कतई भी हम जो है अलायंस नहीं करेंगे। दूसरा, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट एजेंडे के तौर पर जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका एक परिणाम ये है कि यहाँ पर लोग जो है विश्वास कर रहे हैं लोकतंत्र में। तो ऐसे लोग जो उस एजेंडे के साथ नहीं है, उसके विरुद्ध खड़े हैं, उनके से भी कतई भी जो है वो अलायंस नहीं हो सकता। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव जो है जो सरकार बनाएगी। ठीक है निर्मल सिंह जी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जिस तरीके से सोच के आप लोगों ने कैंडिडेट उतारे हैं, मेहनत की है, 370 ने कमाल किया है। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी जो है बड़े अंतर से जीतेगी। लेकिन ये चुनौती इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। धन्यवाद, आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो दूसरे लीडर्स हैं जो जुड़ गए हैं, फारूक इनकलाबी जो कि अभी जुड़ेंगे, जो कि पीडीपी से होंगे, संदीप वजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और रुचिका अग्रवाल जी जुड़ गई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ ही रमन सैनी भी हमारे साथ हैं। अब मैं सबसे पहले जो है हमारे साथ संदीप वजीर साहब हैं। वजीर साहब, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आज जिस तरीके से वोट लोगों ने डाला है, जितना उत्साह था, क्या उम्मीद लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्थिति होगी? नमस्कार आप सबको जी। शुरू तो मैं अभी करता हूं, लेकिन उससे पहले निर्मल सिंह साहब ने एक बात, बड़े इल्जाम लगाए हमारे ऊपर जी कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, पाकिस्तान ने ये किया। आपने उनको जाने दिया। कम से कम एक बात का जवाब मैं उनसे लेना चाहता था कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी पीडीपी के साथ, तो निर्मल सिंह साहब के साथ बैठे हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन होने दिए। और इनकी जबान नहीं निकली थी वहां पर, ये कुछ बोल नहीं पाए थे। ये एंडोर्समेंट में अपनी गर्दन हिलाते रहे कि हाँ भाई हाँ, ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो मैं उनसे ये जवाब चाहता था, खैर वो चले गए हैं,
कोई बात नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में एज ए डिप्टी सीएम वो वहां बैठे थे और मुफ्ती सईद ने ये बात बोली थी कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूं। शायद इसीलिए संदीप भाई, इसीलिए वो जो है कह रहे हैं कि इस बार हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, इन तीनों जो है जो परिवार की तरफ से संचालित की जाने वाली पार्टियां हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा, लेकिन आपका सवाल है, हम निश्चित रूप से हमारे साथ जब वो दोबारा जुड़ेंगे तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि मुफ्ती साहब ने जब ये कहा था तो आखिर आपने उस समय आपने चुप रहने का काम क्यों किया था। ठीक है संदीप साहब, आप आगे बताइए प्लीज। अब आगे जो आपने कहा है कि इतनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो ये तो वेलकम साइन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्टैंड ही करती है डेमोक्रेसी के लिए। आज तक आप हमारे एक लीडर की भी बात मुझे बता दीजिए, चाहे वो फारूक साहब हो, उमर साहब हो, जिन्होंने कहा हो कि भाई बंदूक का रास्ता सही है या इलेक्शन का रास्ता मत अपनाओ या अलहदगी की बात की हो। सबसे बड़े जो चैंपियन ऑफ इंडियन कॉज इन जम्मू एंड कश्मीर हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। यूएन में जाके भी उन्होंने हिंदुस्तान की बात की है। तो हम तो हमेशा से कह रहे हैं जमहूरियत की बात, हम तो लोगों को कब से समझाते आ रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और ठीक है, हमारे को भी टाइम लगा थोड़ा लोगों को समझाने में, और मुझे लगता है कि लोग भी खुद समझ गए, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्फा है मिलिटेंसी का, तो उसके बाद लोगों को भी पता चल गया कि इसमें कुछ रखा नहीं है। जो बात हम पहले से कहते आ रहे हैं पहले दिन से, वो आज जाके लोगों को समझ आ रही है। तो वेलकम करते हैं। संदीप जी हमारे साथ रुचिका अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रुचिका जी, आप मुझे ये बताइए कि संदीप वजीर साहब जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाई हमने तो लोगों को समझाने की कोशिश की और फारूक अब्दुल्ला साहब से बड़ा लोकतंत्र का हिमायती कोई नहीं था। वो विदेश में गए तो भी उन्होंने लोकतंत्र की हिमायत की, थोड़ा समझने में देरी जरूर हुई। जी बताइए रुचिका जी। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे यहाँ बदलता पॉलिटिकल पैटर्न है और वो उसी से रिलेटेड जो इश्यूज रहे हैं। ये बम्पर वोटिंग हुई है जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। तो अभी हमने कई साल पहले तक देखा कि लोग चुनाव के समय पे वोटिंग करने के लिए घर से निकलते नहीं थे, घर से निकलने से पहले डरते थे। उनको लगता था कहाँ से गोली चल जाएगी, कहाँ से बम चल जाएगा, कहाँ पर हम लोगों को पकड़ लिया जाएगा, कहाँ से पकड़ के हमें मार दिया जाएगा। लेकिन अब इस बार इतने समय के बाद लोग अपना लोकतंत्र पर विश्वास करके अभी जो भाजपा एनडीए की सरकार है उस पर भरोसा कर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि हमें कोई असुरक्षा नहीं है, हमें पूरी तरीके से हमारी सरकार ने सुरक्षा दी है, हमारी जान की, माल की, सबकी। रुचिका जी वो तो सही है, सुरक्षा तो दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के हिमायती तो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और हमने अपने लोगों को समझा लिया है, अब उनको ये समझ में आ गया है। मैं तो आपसे सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूं कि जितने सीटों पे चुनाव आज वोट हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है, आप मुझे ये बताइए। देखिए, 60% वोटिंग का मतलब यही है कि लोग बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया है वो उन्होंने हिस्सा लिया है अलगाववाद के खिलाफ। उन्होंने आजादी के जो नारेबाजी होती थी ना उसके खिलाफ वोटिंग करी है। पत्थरबाजी के साए में जो हमारा पूरा प्रदेश जो जूझ रहा था उसके खिलाफ वोटिंग करी है। उन्होंने विकास के लिए वोटिंग करी है, उन्होंने लाल चौक पे तिरंगे के लिए वोटिंग करी है, उन्होंने विकास के लिए वोटिंग करी है। चलिए ठीक है रुचिका जी, हमारे साथी रमन सैनी भी हैं। रमन, मुझे ये बताइए कि मैं वजीर साहब की भी बात सुन रहा था और हमारी बहन है रुचिका अग्रवाल जी, उनकी भी बातें सुन रहा था। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है जो वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, वजीर साहब कह रहे हैं कि हमारे जो नेता थे वो भी लोकतंत्र के हिमायती थे और उन्होंने विदेश में जाके भी लोकतंत्र की हिमायत की। लोगों को समझने में देर हो गई लेकिन अब समझ में आ गया और ये कारण है कि बम्पर वोटिंग हुई है। रमन, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हुई है आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आप लंबे समय से जम्मू और कश्मीर को कवर कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिकल नब्ज को समझते हैं, आपको क्या दिख रहा है? देखिए अरविंद जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई और उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है उसमें भी आज जो पहला फेज का मतदान था उसमें बम्पर वोटिंग जो है वो साउथ कश्मीर के इलाके में देखा गया। साउथ कश्मीर का एक ऐसा इलाका था जहां पर 25-30% से ज़्यादा मतदान कभी होता नहीं था और आज 60% तक मतदान जो है वहां पर गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो वोटर्स के बीच में है वो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल। रमन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये रमन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये क्या इंडिकेट करता है, किस तरफ जो है संकेत देता है? क्योंकि अब इतने दिनों से इस बात को लेके झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, खास तौर पे वहाँ की जनता मजबूर थी, परेशान थी, उनको लग रहा था कि भाई हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
हम लोकतंत्र में अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा मौका है। आपको क्या ये इसका क्या आशय, हम इसका मतलब अगर देश को आप बताना चाहें तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, इसका अर्थ अगर हम देखें तो बिल्कुल सीधे तौर पर है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब आतंकवाद, अलगाववाद से दूर रहना चाहती है, क्योंकि उन्हें पिछले 5 सालों में ये पता लग चुका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ उनके बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। आज दिन भर साउथ कश्मीर के अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि उनके बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन कर बेकार बैठे हुए हैं, तो उनको उनके लिए जॉब चाहिए, अब डेवलपमेंट चाहिए। अब यहाँ पर बुलेट की कोई जगह नहीं है, बुलेट पर बैलेट जो है वो भारी पड़ा है और निश्चित रूप में जो अब सेकंड फेज का या थर्ड फेज का जो मतदान होगा वो कंटिन्यू करेगा यही ट्रेंड जिस तरीके से मतदान जो है आज हुआ है। और लोगों दबी जबान में, क्योंकि सियासी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है, वो ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। कई लोग इस तरीके की सियासी मजबूरी जरूर अपनी जो है सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एक आम आदमी है वो इस बात को समझ चुका है कि आतंकवाद। ठीक है रमन, मैं समझ गया। आप कहना चाहते हैं कि आम आदमी चाहता है कि वहां पे शांति हो। वजीर साहब, आपने रमन की बात सुनी, उनका कहना है कि आम आदमी को लगता है कि ये बड़ा मौका मिला है और उसको लोकतंत्र में विश्वास है और आज वो खुल के जो है उसने अपने मत का प्रयोग किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उम्मीद करती है, उसको क्या लगता है कि आज की जो वोटिंग हुई है, जिस तरीके से लोग खुल के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, पहले हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ 30% वोटिंग हुई थी 2014 में और आज जो है लगभग 60% के आसपास पहुँच गया है। तो संदीप वजीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपके लिए किस तरह के साइन है ये अच्छे साइन है ये हमारे लिए। हम तो हमेशा से लोगों को लाना चाहते थे वोट करने के लिए, वो हमें वोट करना चाहते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, कुछ डर ऐसा था पहले के सालों में जब थोड़ा गन का साया ज्यादा था कि लोग आने से कतराते थे। अब थोड़ा गन का साया कम हुआ है, लोगों को समझ आई है, हमने भी मेहनत की है ग्राउंड पे, लोगों को समझाया है कि गन से कोई फायदा नहीं है, तो लोगों ने इस बात को समझा है। आप देखिएगा कि हमारी सीटों में कितना इंक्रीज होता है। मैं आपको कैटेगोरिकली कह देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की सरकार यहाँ पे बनेगी और कम से कम हम 65 सीट्स तक यहाँ पे जीत के आएंगे, ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह देता हूँ। बहुत ही विश्वास है। संदीप वजीर साहब, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रुचिका अग्रवाल भी जुड़ गए। रुचिका जी, आप एक बात बताइए, संदीप वजीर साहब का कहना है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी और 65 सीटों का दावा उनका है कि 65 सीटें वो जीत रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे, क्या रिएक्शन है? देखिए, हमने पहले भी देखा है 1987 में भी, उससे पहले 1947 में भी, 75 में भी, 87 में भी, जब इन लोगों की जब इनका गठबंधन हुआ है, नेशनल कांग्रेस का और आईएनसी का, जब हम इन लोगों का गठबंधन हुआ है, तब वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद और जिस तरीके की प्रॉब्लम्स वहां बढ़ती चली गई, वो हम सब ने देखा है। आपने भी देखा, आपने, हमने, हमारे पेरेंट्स ने, सबने देखा है, हम लोगों ने सुना है। हम बहुत छोटे छोटे थे तब भी हम सुनते रहते थे। कश्मीर जाने के नाम पे लोग घबराते थे कि कब वहां पर बम फट जाएगा, कब मार दिया जाएगा। बहुत बुरा हाल था, लेकिन 10 साल में जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी। लेकिन रुचिका, आप मुझे बताइए कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है, इसमें कुछ दम है कि नहीं है? मैं आपसे ये पूछना, इंडिया गठबंधन में दम है कि नहीं है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये राजे महाराजाओं की जो पार्टियां हैं ना, ये राजे महाराजाओं के जो एलिटिस्ट लोगों की, जो शेखों की, जो नेहरू गांधी परिवार की जो पार्टियां हैं ना, इनका ये अपवित्र गठबंधन जब हुआ है, तब जम्मू कश्मीर में आतंक फैला है, अलगाववाद फैला है, मुश्किलें फैली हैं, खून खराबा, बम फैले हैं। ये जिस इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सवाल मैं रमन सैनी से ले लेता हूं। रमन, आप मुझे ये फाइनल कमेंट जरा बताइए कि ये जो संदीप वजीर साहब, एक सवाल बस आपसे लेता हूं। ये जो रुचिका अग्रवाल का कहना है कि भाई ये जो है परिवार का जो गठबंधन था, जब आया है तब तक जो है आतंकवाद फैला है, छोटा सा फटाक से कमेंट बताया रमन प्लीज। हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखें तो चाहे 2009 का चुनाव हो, चाहे 2009 से 2014 का चुनाव हो, उस बीच में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, बड़े पैमाने पर यहाँ पर आतंकी घटनाओं को जो है वो अंजाम दिया गया। और खासतौर पर उससे पहले जो 30 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद और कांग्रेस पार्टी की जो है वो गठबंधन लंबा कार्यकाल बिताया 4 से लेकर 2008। ठीक है रमन, मैं मेरे पास समय बहुत कम है। संदीप साहब, आप कुछ
कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये दोनों जो आरोप है, जो बातें हैं, ये आपने सुन ली होंगी। वजीर साहब प्लीज। ये जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, शायद इनकी नॉलेज कम है, ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मिलिटेंसी हमारी वजह से है। तो मैं इनको ये बता दूं कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ना होते तो जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा भी ना होता। तो ये बात ठीक है पहले संदीप याद साहब, ठीक है। रखिए कि रुचिका जी नेशनल फाइनल जवाब दीजिए, फिर खत्म 370 करें। के बाद भारत, ये 370 के बाद पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बना है। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि 370 ना हटे। जिस जगह पे आज इनके जो गठबंधन के साथी है ना, जिस जगह पे चलिए, हमारे पास देखिए, दोनों लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास समय इतना ही है, समय इतना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग जो है एक बार फिर से जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। मेरे पास समय लिमिटेड है, क्योंकि समय को मैं बढ़ा नहीं सकता। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप साहब, रुचिका अग्रवाल और रमन जी, आप तीनों को धन्यवाद। अब बात बोलेगी में, आज आपने देखा कि किस तरीके से जन्नत में बम्पर वोटिंग हुई है, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश और दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर पे है। आज बात बोलेगी में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखते रहिए इंडिया डेली।